सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्राकल्चर प्रॉपर्टी राइट्स के टोटल लेक्चर्स के बारे में बात करेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को जो इंट्राकल्चर प्रॉपर्टी राइट जो हमारा आईपीआर जो सब्जेक्ट है, इसके मैं कंप्लीट्स आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करूंगा और साथ ही साथ रिवीजन आप लोगों को करवाऊंगा। तो ये आप लोग का रिवीजन वीडियो है, तो वीडियो को बिना देरी किए हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले देख लीजिए, पहला हमारा टॉपिक हो जाता है आईपीआर हमारा होता क्या है। तो देख लीजिए, आईपीआर जो है हमारा किसी व्यक्तियों संस्था द्वारा सृजित कोई संगीत कला खोज प्रतीक नाम चित्र डिजाइन या फिर कॉपीराइट या फिर ट्रेडमार्क या फिर पेटेंट्स आदि को ही हम कहते हैं आईपीआर। यानी आईपीआर क्या है? एक प्रकार का हमारा डिजाइन है, ठीक है, आर्ट है, रिसर्च है, या फिर नाम है, या फिर किसी का डिजाइन हो गया, या फिर किसी का फिगर हो गया, चित्र हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया, या फिर किसी का ट्रेडमार्क पेटेंट आदि को हम बोलते हैं आईपीआर बोलते हैं। ओके, तो क्या है आईपीआर? आईपीआर एक समझ लीजिए एक प्रकार का मनुष्य के मस्तिष्क द्वारा प्राप्त एक उपज है। क्या है? एक उपज है। जैसे एग्जांपल के लिए किसी मनुष्य का कला आर्ट हो गया, या फिर उसने कुछ खोजा, ठीक है, कुछ उसके माइंड में आया, किसी का लोगो हो गया, किसी का नाम हो गया, किसी का डिजाइन हो गया, ठीक है, किसी का कॉपीराइट हो गया, या फिर किसी का ट्रेडमार्क हो गया, या फिर किसी का पेटेंट हो गया, आदि को हम बोलते हैं आईपीआर। ओके, अगला देखते हैं। अगला है, जिस प्रकार कोई किसी फिजिकल प्रॉपर्टी का स्वामी होता है, उसी प्रकार कोई भी आईपीआर का भी स्वामी होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जिस प्रकार से मान लीजिए किसी घर का कोई मालिक होता है, ठीक है, कोई मालिक होता है, उसी प्रकार जो हमारा आईपीआर होते हैं ना, आईपीआर का भी कोई मालिक होता है। बिल्कुल बात सही है, कोई मालिक होता है। कौन मालिक होता है? जो सोचता है, कोई समझता है, मनुष्य के मस्तिष्क का जिसका जो माइंड लगाता है वही मालिक होता है। ओके, अगला देख लेते हैं डिफिनीशन ऑफ आईपीआर। सॉरी, आईपीआर देखिए, मस्तिष्क की ऐसी अभिव्यक्ति जो किसी आविष्कार अथवा कोई साहित्यिक या कलात्मक कार्य में बदली जा सके। जैसे कोई पहचान, कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई चिन्ह हो गया, ठीक है, कोई प्रतीक हो गया, कोई नाम हो गया, कोई प्रतिमाएं, या फिर जो वाणिज्य में इस्तेमाल किया जाता है कोई भी चीज़ हो गया, उसको हम बोलते हैं बौद्धिक संपदा। यानी कि मस्तिष्क की ऐसी अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब क्या? एक विचार जो किसी आविष्कार को जन्म देती है, जो किसी आविष्कार को जन्म देती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे किसी का पहचान हो गया, किसी का चिन्ह हो गया, किसी का प्रतीक हो गया, तो इन सभी को बोलते हैं आईपीआर बोलते हैं। ओके, इसके बाद दूसरे शब्दों में देखा जाए तो वह कोई भी वस्तु जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज हो। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो वह कोई व्यक्ति, ठीक है, वह कोई व्यक्ति जो मस्तिष्क में कुछ सोचता है और कुछ उपज प्राप्त देता है, ठीक है, कोई उपज देता है। मतलब कहने का मतलब क्या है? कोई भी वस्तु जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज होता है, ठीक है, जैसे कोई शब्द हो गया, कोई वर्ड, कोई वाक्यांश हो गया, वाक्यांश, कोई डिजाइन हो गया, कोई संगीत हो गया, या फिर कोई कलात्मक कार्य हो गया, तो इन सभी को बोलते हैं आईपीआर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, यह जो होता है यह बौद्धिक संपदा जिसके विषय में किसी व्यक्ति या कंपनी ने अपनी जीवन गुजार दिया हो, सृजित सृजित नहीं किया जाए तो वह क्या है कि वह जो मालिकाना हक होता है उसके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको दे दिया जाता है। मतलब क्या है? मान लीजिए आपकी डेथ हो जा रही है, तो आपका जो आईपीआर रहेगा, जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो रहेगा, या फिर आपका कॉपीराइट रहेगा, वो आपके फैमिली में किसी को दे दिया जाएगा। वो फैमिली मेंबर चाहे उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है या फिर उसका मुनाफा भी कर सकता है, ठीक है, कुछ भी वह कर सकता है। अगला है बौद्धिक संपदा के अधिकार। ठीक है, तो बौद्धिक संपदा के अधिकार कौन कौन से, राइट्स कौन कौन से, सबसे पहले देख लेते हैं। तो बौद्धिक संपदा अधिकार सृजनकर्ता को उनके सृजन के उपयोग के लिए किया गया अधिकार है, जिसका उद्देश्य रचनात्मक और नवाचार को प्रोत्साहित करना है। जिसका उद्देश्य क्या होता है? रचनात्मक और नवाचार को प्रोत्साहित करना होता है। ओके, अगला है हमारा इसमें नदियाँ, सॉरी नई दवाएं, जैसे संयोजन, कोई नई दवा हो गया, ठीक है, मान लीजिए कैंसर का, जैसे नेप्सोस्टार हो गया, ठीक है। इसके अलावा व्यापार, कोई बिजनेस हो गया, ठीक है, बिजनेस का मॉड्यूल हो गया, प्रतिरूप हो गया, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट हो गया, या फिर कोई सॉफ्टवेयर हो गया, इन सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है, ठीक है, आईपीआर राइट्स के अंतर्गत। अगला है बौद्धिक संपदा के कुछ पहलुओं में पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या फिर जीआई टैग जो होता है, उनको भी डिजाइन किया जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है? आईपीआर के अंतर्गत
ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जीआई टैग या फिर पेटेंट, इन सभी को शामिल किया गया है। अगला है बौद्धिक संपदा अधिकार। आईपीआर को मुख्य 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से क्षेत्र है इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्षेत्र हमारा आता है कॉपी से संबंधित कॉपीराइट और अधिकार। पहला क्षेत्र क्या है, कॉपी से संबंधित कॉपीराइट और अधिकार। ठीक है, अधिकार का मतलब होता है राइट। तो देखिए साहित्यिक और कलात्मक क्षेत्र, जो साहित्य वाले जितने भी है, जैसे मान लीजिए गंगाधर, सॉरी एग्जाम्पल के लिए रामधारी सिंह दिनकर हो गए, ठीक है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, तो कोई भी हो गया, फिर जयशंकर प्रसाद हो गए, ये सब साहित्य के हैं। या फिर इनके जो रचना होते हैं, ठीक है, कोई किताब होते हैं, ठीक है, या फिर कोई कविताएं होती है, ठीक है, या फिर किसी की नोवेल्स होते हैं, इन सभी को एक राइट्स मिला होता है, एक अधिकार मिला होता है। क्या मिला रहता है, एक अधिकार मिला रहता है, उसको राइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्या राइट्स, वो क्या है राइट्स, वो राइट्स जो हमारा होता है वो 50 ईयर तक आप लोग को दिया जाता है। मतलब जो लेखक होते हैं, ठीक है, जो लेखक होते हैं तो उनको 50 वर्ष तक राइट्स मिला होता है उनकी कोई पुस्तक पे, या फिर कोई लेखक जो होते हैं तो उनके लिए 50 वर्ष तक उनको कॉपीराइट मिला हुआ होता है, कि 50 वर्ष तक आप अपने वस्तुओं के मालिकाना हक रखते हैं। इसके बाद आपको यदि डेथ हो जा रहा है तो 50 वर्ष बाद आपके जो फैमिली मेंबर है उनको सौंप दिया जा सकता है। ओके, अगला देखते हैं। अगला है दूसरा भौगोलिक संपत्ति। भौगोलिक संपत्ति का मतलब क्या है, जियोग्राफिकल प्रॉपर्टीज। तो औद्योगिक जो हमारी भौगोलिक प्रॉपर्टीज को 2 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया। पहला हमारा है विशिष्ट ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेतों में विशिष्ट संकेतों का संरक्षण। तो ध्यान दीजिए, जो ट्रेडमार्क होते हैं एक उपक्रम के सामान या सेवाओं को उच्च उपक्रमों से अलग करते हैं। अगला देखते हैं। अगला है भौगोलिक संकेत एक ऐसे संस्थान की उत्पत्ति के रूप में अच्छे की पहचान करते हैं जहां अच्छे की नहीं बल्कि विशेषताएं अनिवार्य रूप से अपने भौगोलिक रूप से कार्ड होती है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो भौगोलिक संकेत जो होते हैं, जियोग्राफिकल जो साइन जो हमारे होते हैं, संकेत जो होते हैं, आइडेंटिफिकेशन जो हमारे होते हैं, वो किसी चीज को एक आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इनका एक मालिकाना भी हक होता है। ऐसे विशिष्ट संकेतों के संरक्षण का उद्देश्य विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के बीच सूचित विकल्पों बनाने के लिए उन्हें सक्षम करके निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना और उपभोक्ताओं की रक्षा करना होता है। इसके अलावा देख लेते हैं, दूसरा हमारा आता है औद्योगिक डिजाइन और व्यापार रहस्य। इसका मतलब क्या है, तो देख लीजिए, हमारा बिजनेस होते हैं, ठीक है, बिजनेस के लिए जो डिजाइन्स हमारे होते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए यह हमारा जो आईपीआर होते हैं उनको शामिल किया गया है। इस श्रेणी में आविष्कार यानी जो रिसर्च हो गए, ठीक है, इसके बाद औद्योगिक डिजाइन हो गए या फिर व्यापार, इन सभी को इंक्लूड इसमें किया गया है। अगला देखते हैं, आईपीआर की आवश्यकता क्या है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आईपीआर की आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि मानवता की प्रगति और भलाई के लिए, ठीक है, या फिर संस्कृति के क्षेत्र में नए कार्यों को बनाने और आविष्कार करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, मतलब मानवता की प्रगति को भलाई करने के लिए या फिर संस्कृति के क्षेत्र को नए कार्यों को बनाने और आविष्कार करने के लिए, ठीक है, इस आईपीआर की नीड पड़ती है। पहला हमारा क्या है, नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए। तो ध्यान दीजिए कि जो आईपीआर होते हैं ना, नई रचनाओं को कानूनी सुरक्षा आगे नवाचार के अतिरिक्त संसाधनों अभिबद्ध को प्रोत्साहित करती है। दूसरा है आर्थिक सहायता। तो ध्यान दीजिए, बौद्धिक संपदा का संवर्धन और संरक्षण आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है और नए रोजगार और उद्योग बनाता है। मतलब क्या है, जो आईपीआर जो होता है यह क्या करता है, बौद्धिक संपदा का जो संपदा होती है, ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है इनका कंजर्वेशन करता है या फिर संवर्धन करता है और उसका संरक्षण करता है और आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक विकास को बढ़ावा भी ये देता है। साथ ही साथ ये जो होता है नए रोजगार को भी बढ़ावा देता है और जीवन की गुणवत्ता को और भी बढ़िया करता है, यानी कि मतलब और भी सुखदायक बनाता है। ठीक है, तो आर्थिक विकास में भी फायदेमंद है। नवाचार के लिए, इस दूसरा हमारा रचनाओं के लिए, तो रचनाओं की रक्षा करने के लिए या फिर उनको एक राइट्स देने के लिए, अधिकार की रक्षा करने के लिए। तो देख लीजिए, मतलब जो आईपीआर हमारा है, यह जो लेखक होते हैं, कोई, ठीक है, कोई चीज़ की, जो कोई वस्तु के या फिर कोई मतलब किताब के, ठीक है, जो लेखक होते हैं उनको यह एक मालिकाना हक होता है कि उनको 50 उनको वो तो एक
मालिकाना हक मिलता है कि उन वस्तुओं को कोई दूसरा उपयोग नहीं कर सकता, बल्कि आपके वस्तुओं को कोई दूसरा हड़प नहीं सकता। तो इसलिए उनके अधिकारों को रक्षा करने के लिए आईपीआर का यूज किया जाता है। तो यही जो रक्षा करने का जो राइट देता है वो कौन देता है? आईपीआर देता है। अगला देखते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंस है, हमारा इसका नाम है, एक मिनट, हाँ, अगला हमारा है ट्रिप्स। तो डॉक्टर ट्रिप्स क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो ट्रिप्स का फुल फॉर्म से ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट ऑफ इंट्राकल्चर प्रॉपर्टी राइट्स। ये क्या होता है? तो ये बौद्धिक संपदा अधिकारों का व्यापार संबंधित पहलू, यकीनन बौद्धिक संपदा अधिकारों पर पहले महत्वपूर्ण और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं। मतलब क्या है? यह एक समाज का एक प्रकार का एक इंटरनेशनल समझौता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसमें कौन भाग लेता है? डब्ल्यूटीओ के सदस्य समझौते से पुनः बंधे हुए हैं। मतलब क्या है कि ये जो है ये डब्ल्यूटीओ को एक रूप से नियंत्रित करता है, और इसके अंतर्गत डब्ल्यूटीओ के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी इसमें इंक्लूड, लगभग 600 से अधिक जो मेंबर्स हैं इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अगला आपके बात बता दूं कि जो ट्रेडमार्क होते हैं, ट्रेडमार्क जो होते हैं वो भौगोलिक संकेत जो और औद्योगिक जो डिजाइन्स होते हैं या फिर व्यापार होते हैं, इनके रहस्य और अन्य नई पौधों की किस्मों पर बहिष्कार अधिकार शामिल है। अगला देखते हैं। अगला है, यह जो है हमारा 1 जनवरी 1995 को लागू किया गया था, और विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों के लिए यह कंपलसरी था। मतलब क्या है, जो हमारा जो विप्स है हमारा, ठीक है, क्या है, ट्रिप्स है, सॉरी, हाँ, यह जो हमारा है 1 जनवरी 1995 को लागू हुआ था, और ये सबके लिए जो इतने वर्ल्ड के जो इतने ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके जो सदस्य हैं, उनके जो पार्टिसिपेशन जो हमारे हैं, उन सबके लिए क्या था, यह एक कंपलसरी था। जो इंटरकल्चर प्रॉपर्टीज राइट्स है हमारा, व्यक्तियों एजेंसियों को उनकी रचनात्मक और नवाचारों के लिए दिए गए अधिकार हैं। यानी कि इंटरकल्चर जो प्रॉपर्टी राइट्स होता है वह क्या है कि लोगों को या फिर एजेंसियों को या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, दिया गया एक राइट्स होता है, और यह अधिकार आमतौर पर निर्माता को दिए जाते हैं। बिल्कुल, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको ही ये अधिकार दिया जाता है, बल्कि यह किसी दूसरे को नहीं दिया जाता। मान लीजिए आप रचनाकार नहीं है या फिर आप उस वस्तु पर मालिकाना हक नहीं रखते हैं तो आपको आईपीआर नहीं दिया जाएगा। ओके, अगला देखते हैं। अगला, भारत में बौद्धिक संपदा का महत्व वैधानिक, प्रशासनिक और न्यायिक सभी स्तरों पर अच्छी तरह से स्थापित है। मतलब भारत में जो जितने भी हमारे इंटरकल्चर जो राइट्स हैं उनका महत्व क्या है कि जो इतने भी प्रकार के वैधानिक जो या फिर प्रशासनिक जितने भी ढांचे हैं, ठीक है, उनको स्थापित करना हमारा होता है। यह जो है हमारा यह अस्थायी सन 1995 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी सन 1995 को लागू हुआ था। ये बात ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी 1995, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है बौद्धिक संपदा या टिप्स के व्यापार संबंधी पहलुओं पर एक समझौता है। मतलब क्या है, जो ये हमारा जो ट्रिप्स है, यह क्या है, यह जो जितने भी प्रकार के ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, जो ट्रेड्स के जो पहलू होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उन पर एक समझौता हुआ है, उसी को बोलते हैं ट्रिप्स। ओके, अगला देखते हैं डब्ल्यूटीओ। यह मोस्ट इंपोर्टेंट डब्ल्यूटीओ क्या है, यह एग्जाम में पूछा गया। तो इसकी स्थापना क्या हुआ, कब हुआ था? सन 1995 में हुआ था, और यह कब हुआ था? यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था, ठीक है। तो इसका सबसे पहले क्या था, हमारा था गेट। क्या था सबसे पहले? हमारा गेट था। तो हमारा गेट के बाद हमने क्या कहा कि गेट उतना अच्छा नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करके एक नया ऑर्गेनाइजेशन को गठन करते हैं। तो एक नए ऑर्गेनाइजेशन को गठित किया गया डब्ल्यूटीओ। यह क्या करता है, जितने भी हमारे बिजनेस होते हैं, जितने भी प्रकार के ट्रेड्स होते हैं, व्यापार होते हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उन सभी को क्रिएट करता है, डब्ल्यूटीओ करता है। ओके, इसके अंतर्गत इस समय प्रेजेंट में 164 सदस्य है, पार्टिसिपेट वाले पीपल्स हैं। इसके अलावा यह कहाँ पर है? यह हमारा जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? जिनेवा में है, जिनेवा, ठीक है, यह कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड है। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आप लोग को बता दो कि इसका मेन लक्ष्य क्या है कि यह विश्व व्यापार संगठन के समझौते लंबे व जटिल होते हैं, क्योंकि इसमें रिलेशन कानूनी होता है। इसका जो मेन लक्ष्य क्या है, सबसे पहले उसको जानने से पहले आपको जरूरी है कि यह जो है ना, यह सभी प्रकार के जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस है उनको समझौते के लिए यह एक कंपल्सरी एक रिलेशन है,
एक लेजिस्लेशन एंड रूल्स हैं, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ओके, अगला है हमारा यह, किसी देश को व्यापार भागीदारी के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। मतलब क्या है कि जो WTO होता है यह किसी भी देश से या फिर किसी दूसरे देश के बीच भेदभाव नहीं करता है, और इसमें अपने हित और विदेशी उत्पादों सेवाओं नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, व्यापार को प्रोत्साहित करने के सभी सदस्य तरीकों में से एक व्यापार बचाव को कम करना होता है। तीसरा है सीमा शुल्क। तो ध्यान दीजिए कि देखिए मान लीजिए जो हमारा WTO है, ठीक है, जो WTO है यह क्या है कि जो इतने भी आयात जो प्रतिबंध है, ठीक है, वो कोटा जो शुल्क है आदि पर इनमें बाधाएं सम्मिलित होती है। ठीक है, एक्टिव डैम्पिंग की जो शुल्क होती है, ठीक है, इन सभी उसमें लगते हैं। अगला देखते हैं, अगला है हमारा पांचवा। तो पांचवा में अनुचित परिणामों को हतोत्साहित करना, बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए निर्यात सब्सिडी और डैम्पिंग की लागत कम कर देना, ये सब हमारा भी इंपॉर्टेंस है। अगला हो जाता है हमारा WTO के समझौते सदस्यों को न केवल पर्यावरण बल्कि जन स्वास्थ्य, जितने भी हमारे जन स्वास्थ्य वाले हैं, जो हेल्थ वाले हैं, एंड या फिर एनिमल्स हेल्थ वाले या फिर होम हेल्थ के जो जितने भी संरक्षण हैं, उन सभी जो उपाय हैं उनको सबको क्या करता है, अनुमति देता है, परमिशन देता है WTO। हालांकि ये उपाय राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों पर ही एक तरीके का से लागू किया गया है। ओके, यह कार्य कैसे करता है, काम क्या करता है, तो WTO अपने सदस्य देशों द्वारा संचालित है, यानी कि यह देशों द्वारा, बहुत सारे देश 126, ठीक है, 126 इसमें देश सम्मिलित हैं, कंट्री इसमें ऐड है, ठीक है, पार्टिसिपेट किए गए हैं। तो ये क्या करते हैं, ये क्या है करते हैं, जितने भी प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं, ठीक है, उन सभी को समन्वित करते हैं, और साथ ही साथ बिना अपने सचिवालय कार्य को किए बिना ये कोई भी काम नहीं करते। मतलब क्या है, इनके अंतर्गत लगभग 600 से अधिक इसमें कर्मचारी काम करते हैं। कितने, 600 से भी अधिक। WTO समझौते वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदा को कवर करता है। ओके, यह उदारीकरण के सिद्धांतों और अनुमति अपवादों की व्याख्या करते हैं। यह व्यक्तिगत देशों की कम सीमा शुल्क या अन्य व्यापार बाधाओं के प्रति प्रतिबद्धता व सेवा बाजार को खोलने व उसे खुला रखने में शामिल है। यह क्या है, यह विवादों के निपटान के लिए प्रक्रिया का निदान करते हैं, यह विश्व व्यापार बढ़ाने में सहायता करते हैं। ध्यान दीजिए कि ये जो है हमारे जितने भी विश्व व्यापार हैं इन सबको बढ़ाने के लिए भी ये काम करता है, यानी ये हेल्प भी करता है लोगों को। अगला है व्यापार क्षमता का निर्धारण करता है, जितने भी बिजनेस जो एफिशिएंसी है इनको क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। इसके लाभ क्या क्या हैं, तो WTO के लाभ कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले देख लीजिए कि लागत में कटौती व जीवन स्तर में सुधार। ओके, विवादों को निपटाने और व्यापार तनाव में कमी, आर्थिक विकास और रोजगार को प्रोत्साहित करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर की लागत में कटौती करता है। इसके बाद प्रोत्साहन सुशासन भी करता है, ये मदद के देशों का विकास करता है, जितने भी जितने भी देशों को मदद चाहिए उन सभी को ये हेल्प भी करता है। कमज़ोर को एक मजबूत आवाज़ देता है, जितने भी कमज़ोर वाले देश हैं उन सबको आवाज़ भी देता है। ठीक है, पर्यावरण और स्वास्थ्य का समर्थन भी करता है। ये क्या है, ये इन्वायरमेंट और हेल्थ का सपोर्ट करता है। शांति और स्थिरता के लिए योगदान भी देता है। अगला है, जितने भी सुर्खियों के उकराव है उनके बिना प्रभाव करता है ये। अगला हमारा आता है VIPO। तो VIPO क्या है, सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या आखिर ये क्या है। तो ध्यान दीजिए, अगला है VIPO जो हमारा है, यह इसको बोलते हैं वर्ल्ड इंटरकल्चर प्रॉपर्टी राइट। इसकी स्थापना सन 1967 में हुआ था, 14/7/1967 में हुआ था, और ये भी कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में ही है। WTO भी कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में है। इसके अंतर्गत 188 मेंबर्स इसमें रिसेंटली काम कर रहे हैं। 26 अंतर्राष्ट्रीय संधि का प्रबंधन करता है ये। ठीक है, इसका भारत भी ये सदस्य है। ठीक है, इसमें भारत भी इसमें इंक्लूड है। कार्य क्या होता है, तो पुरानी एजेंसियों में यह क्या करता है, ये संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है, और
हर पर बदलती दुनिया में संतुलित बौद्धिक संपदा नियमों को बनाने के लिए यह एक नीतिगत मंच का काम करता है। नीतिगत मंच का ये एक काम करता है। विभिन्न देशों की सीमाओं के पार बौद्धिक संपदा संरक्षण और विवादों को हल करने के लिए वैश्विक सेवाएं देता है। बौद्धिक संपदा प्रणालियों को आपस में जोड़ने और ज्ञान साझा करने के लिए तकनीकी आधारभूत संरचना बनाना भी विपो की जिम्मेदारी होती है। ओके, अगला है सभी सदस्यों देशों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के लिए बौद्धिक संपदा का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए सहयोग और क्षमता निर्माण कार्यक्रम बनाता है। अगला है वीआईपीओ जो है बौद्धिक संपदा की जानकारी के लिए विश्वसनीय वैश्विक संदर्भ स्रोत का भी काम करता है। अगला है 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट से इसको याद कर लीजिएगा। अगला है हमारा ट्रीटीज फॉर आईपीआर। तो ट्रीटीज फॉर आईपीआर में देखा जाए तो सबसे पहले ट्रीटीज आपको जानना जरूरी है। तो यह ट्रीटीज क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में संधियों का यह एक स्थान है। क्या है? यह एक प्लेस है। ओके, सबसे पहले हमारा आता है, इसके अंतर्गत हमारा आता है मॉडरेबल प्रोटोकॉल। तो यह जो प्रोटोकॉल है, यह प्रोटोकॉल से रिलेटेड हमारा मॉडरेट एग्रीमेंट्स है जो इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन व ट्रेड मार्क है। और यह प्रोटोकॉल एक फिलिंग संधि है। और यह क्या करता है? यह ट्रेडमार्क धारकों व्यक्तियों के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव और प्रभावशाली तरीके उनके मार्क्स को मल्टीपल कंट्रीज में प्रोटेक्शंस करती है। दूसरा हमारा क्या है? बर्ने कंजर्वेशन। तो ट्रीटीज में हमारा दूसरा आता है बर्ने कंजर्वेशन। तो देख लीजिए, साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए बर्ने कंजर्वेशन बना है। यानी कि जितने भी प्रकार के साहित्यिक लिटरेचर वाले हैं एंड या फिर जितने भी आर्टिकल्चर के जितने भी वर्क्स हैं, इनके कार्यों को संरक्षण करने के लिए यह कंजर्वेशन बना है। बर्ने कंजर्वेशन कॉपीराइट को नियंत्रित करने वाला एक इंटरनेशनल समझौता है। यह क्या करता है? कॉपीराइट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाए रखता है एंड उसको नियंत्रित करता है। ओके, यह पहली बार बर्ने में सन 1886 में स्वीकार किया गया था। 1886 में। ओके, बर्ने कंजर्वेशन में औपचारिक रूप से आधुनिक कॉपीराइट्स कानून के कई पहलुओं को अनिवार्य किया गया। ठीक है, इसमें यह अवधारणा पेश की गई कि एक समय में अगर कॉपीराइट है तो वो उस समय के लिए फिक्स है। मतलब यह क्या बताता है कि अगर जो किसी समय के लिए अगर जो कॉपीराइट है तो वह उस समय के लिए वह फिक्स होता है कि हाँ, ये कॉपीराइट फिक्स है। ठीक है, और उसके बाद देखा जाए तो अगर भविष्य में देखा जाए तो वह कॉपीराइट रहेगा या नहीं रहेगा, इसकी जिम्मेदारी ये बर्ने कंजर्वेशन नहीं करता है या फिर यह कॉपीराइट नहीं करता है। अलग से उनके लिए रजिस्ट्रेशंस करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओके, बर्ने कंजर्वेशंस जो है हमारा, एक मिनट जस्ट वेट, बर्ने कंजर्वेशंस जो है को कई बार संशोधित किया गया है ताकि इंटरनेशनल प्रणाली में प्रोटेक्शंस, ठीक है, को कंजर्वेशन प्रदान किया जा सके। बर्ने कंजर्वेशन में 5 समझौते किए गए हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा, 5 समझौते हुए थे। अतः बर्ने कंजर्वेशन का उद्देश्य जो होता है लेखक के साहित्यिक, लिटरेचर और कलात्मक आर्टिकल्चर्स कार्यों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करना, जितना संभव हो उतना प्रभावी समान तरीके से हो, तथा उसमें कंजर्वेशन में यह पता लगता है कि इसमें कौन सा देश शामिल है, जहां से उस देश के लेखक के साहित्य व कलाकार अधिकारों का संरक्षण करता है। तो कंजर्वेशन 3 सिद्धांतों पर काम करता है। नेशनल ट्रीटमेंट्स, दूसरा है ऑटोमेटिक प्रोटोकॉल, ठीक है, और तीसरा है हमारा इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल। तो इसके बारे में देखेंगे आखिर हमारा नेशनल ट्रीटमेंट्स होता है क्या है। थोड़ा मैं कलर को चेंज कर लूँ। तो नेशनल ट्रीटमेंट्स, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जिसके अनुसार सदस्य देशों में से एक में होने वाले कार्यों को प्रत्येक सदस्य देशों में समान सिक्योरिटी दी जाती है। मतलब क्या है कि सभी देशों में जो भी कार्य हो रहे हैं,
लिटरेचर और आर्टिकल्चर्स का, उन सभी कार्यों को समान रूप से सिक्योरिटी देता है ये नेशनल ट्रीटमेंट्स में, ठीक है। ऑटोमेटिक प्रोटेक्शंस, तो ये क्या है कि एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इसके अनुसार अगर जो आप फिट हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपको किसी भी प्रकार का औपचारिकता की ज़रूरत नहीं होती, अर्थात इसे दोबारा रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक बार अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तो वो आपको परमानेंट मिल जाता है और दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, अगला देखते हैं। अगला है इंडिपेंडेंट प्रोटेक्शन। तो इसके अनुसार दिए गए अधिकारों में इंजॉयमेंट व एक्सरसाइज के अधिकार की स्वतंत्रता तथा उसके ओरिजिन वर्क के प्रोटेक्शन संशोधित हैं। अगला है ड्यूरेशंस। तो बनने कंजर्वेशन, फोटोग्राफिक, सिनेमेटोग्राफिक सभी को छोड़कर सभी सभी कार्य जो है, ठीक है, 30 वर्ष के लिए कॉपीराइट किए जाते हैं और लंबी लंबी लिए, ठीक है, लेकिन फोटोग्राफी के लिए मिनिमम 25 ईयर्स व सिनेमैटिक ग्राफिक्स के लिए वर्ष दिए जाते हैं। क्या क्या दिया है। अगला है हमारा टेरिटरी में हमारा तीसरा नंबर पे आता है बुधा टेस्ट। तो मैं इसको कंप्लीट करा कर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बनाऊंगा, ठीक है। तो बुधा टेस्ट क्या है। तो बुधा को सबसे पहले हंगरी ने दिया था और कब दिया था, सन 1977 में बुदापेस्ट को दिया था। तो इसमें क्या है, जितने भी सूक्ष्म जीव है, उनको क्या करना है, उनको संरक्षण करने के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें 9 अगस्त 1980 में लागू किया गया था। ये क्या है, 26 सितंबर 1980 में इसका संशोधन किया गया और इस संशोधन का संचालन जो कौन करता है, विपो करता है। विपो में 82 देश हैं, ठीक है। चलिए ठीक है।